and in order to perform the vector addition, there are two rules जो कि हमने graphical methods पढ़े थे. One was the parallelogram law and the second one was the triangle rule. इन दोनों की मदद से हम कोई भी दो फोर्सेस को या दो से ज़्यादा फोर्सेस को जो है वो ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं. लेकिन जिस तरह कल हमने जिक्र किया था कि व्हेन यू परफॉर्म द ग्राफिकल सोल्यूशन, उसमें थोड़ा सा एरर आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप कोई स्केल सेट करते हैं और स्केल को सेट करके जब आप रिजल्टेंट निकालते हैं और उसको दोबारा कन्वर्ट करते हैं उसी स्केल को यूज़ करते हुए, तो देर आर पॉसिबिलिटीज़ के थोड़ा बहुत एरर आने के चांसेस हो. यही वजह है कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट ग्राफिकली, हम ड्रॉ तो उसको कर लेंगे लेकिन सॉल्व हम उसको एनालिटिकली करेंगे यूजिंग वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सच एज साइन लॉ, कोसाइन लॉ, उनका इस्तेमाल करते हुए जो है वो हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे. नाउ इन मैकेनिक्स, जिस तरह कल हमने जिक्र किया था, यू कैन एनकाउंटर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स रेलेवेंट टू दिस टॉपिक. द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूड के आपको मे बी दो फोर्सेस दी हुई हों एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दोज टू फोर्सेस, जो कि आप पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल रूल को इस्तेमाल करते हुए जो है वो फाइंड कर सकते हैं. द सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स के आपको फोर्स तो एक ही गिवन है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू रिजॉल्व दैट फोर्स इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स अलोंग एनी टू एक्सिस. दोस टू एक्सिस कैन बी आइदर एक्स बाय एक्सिस जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, और एनी टू एक्सिस जो कि आपको यहाँ वी और यू के तौर पे जो है वो शो की गई हैं. इस सूरत में कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए हम करते क्या थे कि हम जो हेड ऑफ दिस फोर्स वेक्टर एफ है, इससे दो लाइंस ड्रॉ करते थे पैरेलल टू दोस टू एक्सिस. So from the head of F we have drawn a line which is parallel to V axis. Similarly from the head of F we have drawn a line which is पैरेलल टू यू एक्सिस. जहां ये लाइंस वी और यू एक्सिस को कट करती थी वो बेसिकली आपके जो है वो दो कंपोनेंट्स बन जाते थे. जिस तरह यहाँ आपको दो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं जो कि आपके पास दो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं जो कि एफ यू और एफ वी के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट किए गए हैं. उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ एंगल्स निकाल के इन कंपोनेंट्स को जो है वो एनालिटिकली साइन लॉ या कोसाइन लॉ की मदद से जो है वो सॉल्व करते थे. इसके अलावा फिर कल के लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि अगर दो से ज़्यादा फोर्सेस आपको गिवन हो तो हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ फॉर एडिशन ऑफ दीज फोर्सेस. आप करते क्या है कि आप दो दो करके फोर्सेस को ऐड करते चले जाते हैं और सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ दिस पैरेललोग्राम लॉ विल गिव यू द फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर एफ आर. आज इसी टॉपिक से रेलिवेंट हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. सबसे पहले तो आई होप कि ये वाली वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस जिसपे कुछ एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखे हैं, स्लाइड हर एक को विजिबल है. जी सर, मुझे एक बात पूछनी थी फोर्सेस वाली स्लाइड से. दिस वन? नो सर, कल की जो सेकंड लास्ट जो स्लाइड अभी आपने की है वाली कंपोनेंट ऑफ फोर्स सर. दिस वन जो कि अभी आपको विजिबल है. सर मेरे पास स्लाइड वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस की मुझे शो हो रही है. अच्छा चलिए ये वाली पूछें. तो इसमें फिफ्थ पॉइंट है ना, फोर्स कंपोनेंट एफ यू एंड एफ वी आर देन एस्टैब्लिश्ड बाय सिंपली जॉइनिंग द टेल ऑफ एफ. सर ये टेल ऑफ एफ किस तरह ज्वाइन हो रही है? तो देखें टेल ऑफ एफ कहाँ है? ये वाला पॉइंट है टेल ऑफ एफ. सो दिस इज द टेल ऑफ एफ जो कि आपको मैंने ये रेड से क्रॉस एक शो किया हुआ है. इसको आप ज्वाइन कर देते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो आपको जो है वो दो वेक्टर्स मिल जाते हैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में. इज इट क्लियर? ओके सर. ठीक है. ओके, सो आपको अब ये वेक्टर एडिशन एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वाली स्लाइड है को नजर आ रही है? यस सर. यस सर. अच्छा, थोड़ा सा मैं स्लाइड को एक्सप्लेन कर दूं कि ये स्लाइड है कि आपको हर टॉपिक के बाद, जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे, हर टॉपिक के बाद एक इस किस्म की स्लाइड जो है वो नजर आएगी जिसमें एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिखे हुए होंगे. अब ये स्लाइड से मुराद क्या है कि आप अगर हिबलर की बुक मैंने आपकी इस फाइल्स में अपलोड भी कर दी है, आप आज डाउनलोड कर लीजिएगा. आप इस बुक को जब देखेंगे तो हर टॉपिक के बाद आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. कोई 5 या 6 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दिए गए हैं. फंडामेंटल प्रॉब्लम से क्या मुराद है कि उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो जनरली एक एक दो दो लाइन का होता है, सिंपल प्रॉब्लम्स जो हैं. इसके अलावा प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं और वो हर टॉपिक के बाद तकरीबन 40 या 50 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वो दिए हुए हैं. अब अगर हम फिजिकली बात करें तो
अगर हम वीक में 2 या 3 टॉपिक कवर करते हैं तो इट मींस कि एट द एंड ऑफ द वीक आपको तकरीबन 150 या 200 प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच वन ऑफ यू टू सॉल्व दोज 150 और 200 प्रॉब्लम्स फॉर दोज 3 और 4 टॉपिक्स। उसका हल मैंने क्या सोचा है कि मैंने हर टॉपिक से रेलिवेंट कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स जो है, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वो निकाल के आपके सामने यहाँ स्लाइड पे रख दी है। हर टॉपिक के बाद आपको ये स्लाइड नजर आया करेगी। इसमें कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको उन 40-50 में से 5 या 6 प्रॉब्लम्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। अब ये 5 या 6 प्रॉब्लम्स का हरगिज मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये प्रॉब्लम आपके कोर्स में शामिल है, नहीं, कोर्स में आपके सारे प्रॉब्लम शामिल हैं, लेकिन एटलीस्ट ये 5 या 6 प्रॉब्लम वो हैं जो कि हर स्टूडेंट से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो खुद अपने हाथ से जो है वो सॉल्व करेगा। इनमें से कुछ हम क्लास में सॉल्व करेंगे, कुछ जो है वो आपका नॉन सबमिटेड होमवर्क और कभी वो सबमिटेड होमवर्क के तौर पे काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आप पे छोड़ दूं कि आप रैंडम उन 40 में से 5-6 प्रॉब्लम सॉल्व करें तो मे भी हो सकता है आप शुरू के 5-6 सॉल्व कर लें और वो सारे के सारे एक ही तरह के हों। तो मैंने कोशिश ये की है कि इस टॉपिक से रेलिवेंट जो मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स बन सकते थे वो प्रॉब्लम्स आपको यहाँ 5-6 शो कर दूं, ताकि हर स्टूडेंट जो है वो एटलीस्ट ये 5-6 प्रॉब्लम्स तो लाजमी सॉल्व करे। इसके अलावा जितना आपको टाइम मिलता है, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर आपकी ग्रिप हो जाएगी इस पर्टिकुलर या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, और अगर कोई इवैल्यूएशन होती है तो आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। सो इन 5 या 6 प्रॉब्लम्स का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका कोर्स सिर्फ इन 5-6 प्रॉब्लम्स तक लिमिटेड है, नहीं, ये वो मिनिमम प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हर स्टूडेंट सॉल्व करेगा खुद। इसके अलावा आपके पास जितना टाइम बचता है वीकेंड पे या वीकडेज में जितना टाइम बचता है, आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो काइंडली अपने आप को इन 5-6 प्रॉब्लम्स तक लिमिट ना करें, ये वो मिनिमम प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने बार बार कहा है, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे दैट इज बेटर फॉर यू। लेकिन वो सब डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है, क्योंकि आप खाली एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ रहे, आप कोई 5 या 6 सब्जेक्ट्स इस कोर्स में पढ़ लें तो प्रोबेबली आपको तमाम सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 40-50 शायद हर एक के लिए सॉल्व करना पॉसिबल ना हो, तो मिनिमम ये 5-6 हर एक करे। उसके अलावा जितना जिसके पास टाइम बचता है वो जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसके लिए उतना ही बेहतर है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट। जी पूछें सर, ये हिबलर की बुक्स के प्रॉब्लम है? ये तमाम के तमाम, जिस तरह हमने कहा था, हमारी तमाम स्लाइड्स, तमाम टॉपिक्स जो है वो उसी हिबलर की बुक 12th एडिशन से कवर होंगे, जो मैंने आपकी चैनल की स्टैटिक्स का जो चैनल है इसकी फाइल्स में अपलोड भी कर दी है बुक, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सर मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, मुझे बुक मिली है लेकिन सर वो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स है। हाँ, तो 12th एडिशन ही है। यस सर, 12th एडिशन ही है तो सर। ये तो मैंने देखे कल भी जिक्र किया था, अगर आपको स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स कंबाइन मिल जाती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका वो डायनेमिक्स का जो पोर्शन है वो अगले सेमेस्टर में काम आ जाएगा। हम इसी बुक को फॉलो करेंगे, 12th एडिशन को ही। ओके सर। ठीक है सर। जी पूछें। सर मुझे 14th एडिशन मिला है, तो वो मैं बाय कर लूं? बिल्कुल, देखिए मैंने कहा था थ्योरी इन तमाम एडिशंस में जहां तक ताल्लुक थ्योरी का है तो थ्योरी के टॉपिक्स 100% सेम है। सिर्फ 14th एडिशन में कुछ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो सकती हैं। अब उसका यही है कि आप बाय तो कर लें थ्योरी के लिए, लेकिन जहां तक ताल्लुक आपकी असाइनमेंट्स का है या प्रैक्टिस प्रॉब्लम का है, वो ये सॉफ्ट कॉपी में अपलोड कर रहा हूँ, आप प्रॉब्लम्स वगैरह यहाँ से सॉल्व कर लिया करें। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है, चलें, let us start with example 2-1, which is the first example of this course. A screw eye is being shown to you on this figure, and there are two forces which are being applied on this screw eye. The first one is force F1, which is being applied at an angle of 15 degrees with respect to the positive x-axis. This F1 has a magnitude of 100 newtons. The second force is 150 Newton F2 force, which is being applied at an angle of 10 degrees with respect to the y-axis. You need to determine the magnitude and direction of the resultant force. के दो forces आपके पास apply हो रही हैं इस के ऊपर. You need to find out the resultant of these two forces. So सबसे पहले हम करेंगे क्या कि we are going to use the parallelogram law in order to solve it. Parallelogram law क्या था कि from the head of F2 you are going to draw a line which is parallel to F1. Similarly, from the head of F1 you are going to draw a line which is parallel to F2. तो ये आपने ये दो लाइंस ड्रॉ की हैं, वन इज पैरेलल टू F1, द अदर वन इज पैरेलल टू F2। जहां ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ आपका एक पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। द रिजल्टेंट फोर्स इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द concurrent point with that intersection point. So ये ब्लू से मैंने रिजल्टेंट फोर्स R जो है
या एफ आर, जो भी जिस तरह भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें वो शो कर दिए। सो इफ यू आर सॉल्विंग इट ग्राफिकली, यानी आपने F1 100 न्यूटन को भी कोई स्केल रख के 15 डिग्रीज पे ड्रॉ किया होता, F2 को भी कोई स्केल रख के ड्रॉ किया होता, तो ऑटोमेटिकली ग्राफिकल सोल्यूशन से आपको R का जो वेक्टर मिला है, इसकी लेंथ जो है वो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे देती। लेकिन जिस तरह आपने कहा था कि उस ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने में एरर आने के चांसेस होते हैं, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस ट्राइंगल, ताकि हमें एक्यूरेट या एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो मिल सके। तो इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनमें से किसी भी एक ट्राइंगल को हम पिक कर सकते हैं अपनी एनालिसिस के लिए। फॉर एग्जांपल मैं जो ट्राइंगल पिक कर रहा हूँ वो ये राइट साइड वाला ट्राइंगल है, जिसमें मेरे पास ये जो फोर्स आई है, वन इज दिस फोर्स F1 जो कि 100 न्यूटन की है, एंड द सेकेंड वन इज दिस फोर्स F2 जो कि मेरे पास 150 न्यूटन वाली फोर्स है। और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट मेरे पास बन रहा है दैट इज बेसिकली दिस वेक्टर, जिसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया। तो कोई भी एक ट्राइंगल आप ले सकते हैं, बेशक वो राइट वाला ट्राइंगल ले लें या वो लेफ्ट वाला ट्राइंगल ले लें। सो यहाँ मैं राइट वाले ट्राइंगल को कंसिडर कर रहा हूँ। यही ट्राइंगल है जो पैरेललोग्राम का आधा पोर्शन बन रहा है। ऐसे ही यहाँ ये समझ आ गया है रेक को? ओके, अब चूंकि मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्री के साथ सॉल्व करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि मुझे कुछ एंगल्स बताऊं। सो ये वाला एंगल मुझे ऑलरेडी नोन है, विच इज 15 डिग्रीज। क्लियर है ये चीज, 15 डिग्रीज? यस सर। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस F2? F2 जो है वो चलें अभी F1 की बात करते हैं। अगर ये एंगल 15 डिग्रीज है, सो व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये कितना होगा? 120। आपके पास दो पैरेलल लाइंस ये हैं भी 15 होगा जी, आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये एंगल अल्फा है, सो दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू अल्फा। इट मींस कि आपके पास ये एंगल भी 15 डिग्रीज है। क्लियर है ये सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलें, व्हाट अबाउट दिस एंगल जो मैंने ब्लू से शो किया है अब, जो 150 डिग्री 150 न्यूटन, 10 डिग्री। ये 10 और 15 दो हैं। 65। सर ये 15 है क्योंकि हमने यहाँ पे 10 है सर, 10 सर। आपके देखें गिवन है आपके पास जो वर्टिकल लाइन और आपके पास ये F2 वाली लाइन है, इन दोनों के दरमियान एंगल ऑलरेडी आपके पास 10 डिग्रीज है। सो अगर वो 10 डिग्री है तो ये एंगल भी आपके पास 10 डिग्रीज ही होगा। ठीक है, सो एक एंगल आपके पास 15 आ गया, एक एंगल 10 आ गया, बाकी रिमेनिंग एंगल कितना बचा? दिस इज 90 डिग्री। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, आपके पास ये टोटल एंगल कितना बन जाएगा? 90 प्लस 15 प्लस 10 विच इज 115 डिग्रीज। ठीक है, तो ये एंगल आपके पास जो F1 और F2 के दरमियान बन रहा है वो आपके पास 115 डिग्रीज आ जाएगा। ओके, नाउ डू यू रिमेंबर एनी रूल जिसको हम यूज करते हुए R का मैग्नीट्यूड डिटरमिन कर सकें? साइन लॉ, कोसाइन लॉ थोड़ा सा याद करें। सर कोसाइन लॉ से तो कोसाइन लॉ क्या कहते हैं कि आपके पास R का जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर minus 2 times 100 150 into cos of the angle between these two vectors, which is cos of 115, isn't it? आर का स्क्वायर नहीं आएगा? नहीं, अगर मैं राइट साइड पे अंडर रूट डाल दूं तो बात एक ही जैसी नहीं है। सर ठीक है, so r square should be equal to 100 square plus 150 square minus 2 times 100 into 150 cos of 115. so from this आपके पास जो r वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा which is 212.55 न्यूटन. so this is going to be the magnitude of the resultant force r, 212.55. अब इमेजिन करें कि आप इसको ग्राफिकली अगर सॉल्व कर रहे होते, क्या इतना एक्यूरेट आंसर आप ग्राफिकली निकाल सकते थे स्केल से?
तो इसलिए कोशिश किया करें कि ग्राफिकली निकालने के बजाय इसको एनालिटिकली सॉल्व करें यूजिंग आइदर द साइन लॉ, कोसाइन लॉ और एनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रूल। ओके, नाउ आर जो है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया। आई होप कि ये आर के मैग्नीट्यूड के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। नो सर। चलिए सर ये एंगल 115 समझा दे जरा सा। एंगल 115, ये एंगल आपको 15 और 10 समझ आ गया था? देखिए एंगल समझने के लिए आप इस ओरिजिनल फिगर पे वापस आ जाएं। वी आर बेसिकली कंसीडरिंग दिस ट्राइंगल, ऐसे ही है जो राइट साइड पे। ये एंगल तो ऑलरेडी हमें 15 डिग्रीज गिवन है, तो उससे ऑटोमेटिकली ये एंगल भी मेरे पास 15 डिग्रीज आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब दूसरी बात अगर हम देखें, जो F2 बना रहे हैं y एक्सिस का साथ एंगल वो कितना है? 10 डिग्रीज है, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि F2 और y एक्सिस में 10 डिग्रीज का एंगल है। तो यहाँ ये वाली लाइन भी F2 को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना, और ये वाली लाइन y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये एंगल मेरे पास इस फिगर से 10 डिग्रीज आ गया। ये भी क्लियर है? यस सर। जब ये दो एंगल आ गए तो ये x और y के दरमियान एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज। ठीक है? यस सर। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 15 प्लस 90 प्लस 10 विच इज 115 डिग्रीज। ठीक है? ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, आपसे पूछा गया था कि यू नीड टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो मैग्नीट्यूड तो आपने फाइंड आउट कर लिया, जो कि आपके पास 212.55 न्यूटन आया। डायरेक्शन के लिए अगर आप इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है जिसको मैंने येलो से शो किया है, थीटा, किसी तरह ये थीटा फाइंड कर लें तो आपको जो है वो एंगल इस आर का पता चल सकता है। तो ये थीटा किस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं? एनी आइडिया? सर वो 90 माइनस Can you apply some sine law or cosine sine law in order to find out this angle theta? साइन लॉ लग जाएगा। तो साइन लॉ क्या कहता है? साइन लॉ कहता है कि r वेक्टर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 115 should be equal to 150 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। ऐसे ही है, यानी वेक्टर की लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, ये रेशो तीनों साइड्स के लिए बराबर होनी चाहिए। सो r ओवर साइन 115, 150 ओवर साइन थीटा, और अगर मैं तीसरा एंगल आपसे कहूं कि ये एंगल अल्फा है, so 100 over sine alpha. These ratios are going to be same, isn't it? Yes sir. Yes sir. So from this sine law, theta would comes out to be 39.76 degrees. So this is the angle which this r vector is making with respect to f1. So what should be the angle which this r vector is making with respect to the positive x-axis? ये तो f1 से आपका एंगल आया ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल 54.76। मैं कहता हूँ ये एंगल साई है, सो साई शुड बी इक्वल टू थीटा प्लस 15. So the overall angle which this resultant would be making with respect to the x-axis is going to be 54.76 degrees. Is it clear to all of you? सर एक बार रिपीट कीजिएगा। देखें साइन लॉ समझ आ गया आपको, जहां तक हमने साइन लॉ किया था? यस सर, वो समझ आ गई। तो साइन लॉ से हमें एंगल थीटा मिल गया विच दिस आर इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू f1। ये जो थीटा है ये अगर आप फिगर में देखें ये मेजर किया जा रहा है फ्रॉम f1 जो 100 न्यूटन वाली फोर्स है। मैं आपसे कह रहा हूं कि बजाय f1 से मेजर करने के x एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है वो आपने डिटरमिन करना है। तो वो क्या हो जाएगा? दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 15 डिग्रीज, सो 15 प्लस थीटा। So overall r would be making an angle of 15 plus theta with respect to the x-axis. Clear है अब ये चीज? Yes sir. चलें. So any query relevant to example 2-1 ताकि हम next example पे move कर जाएं. चलें. So moving to the next example, which is example 2-3. इसमें क्या है कि we are being given two forces. The first one is a 200-pound force acting at an angle of 30 degrees with respect to the x-axis. The second one is force F,
which is acting at an angle of 45 degrees, but its magnitude is not known to us. However, आपका जो क्वेश्चन है उसकी अगर हम वर्डिंग पढ़ें, you need to determine the magnitude of this force F and the magnitude of the resultant force Fr if it is given to you that Fr is directed along the positive y-axis. So we need to determine the magnitude of F such that the resultant force Fr is directed along the positive x-axis. जी, किस तरह हमें सॉल्व करना चाहिए इसको, क्या करना चाहिए इसके साथ? साइंस लॉ लगाना चाहिए पहले। सबसे पहले तो हम पैरेललोग्राम लॉ के तहत वो पैरेललोग्राम या ट्रायंगल जो है वो बना लेते हैं ना। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि फ्रॉम द हेड ऑफ एफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू 200 पाउंड फोर्स। इसी तरह फ्रॉम द हेड ऑफ 200 पाउंड फोर्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एफ। वेरेवर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, ये आपके पास वो रिजल्टेंट फोर्स एफ आर आ जाएगी, विच बिकॉज इट इज गिवन दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स एफ आर आ गई। यहां तक क्लियर है रेक को? सो अब अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है। दिस फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 200 पाउंड, दिस फोर्स मैग्नीट्यूड इज एफ विच इज अननोन, दिस फोर्स मैग्नीट्यूड इज एफ आर विच इज अगेन अननोन टू अस। तो ये आपके पास तीन फोर्सेस आ गई हैं। जो एंगल्स आपको गिवन है वो एंगल्स क्या है कि दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 30 डिग्रीज। सो इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, आपके पास ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 30 डिग्री एंगल है एक को। यस सर। ओके, सो आपके पास F जो है वो y एक्सिस से एंगल बना रहा है विच इज 45 डिग्री। सो एक तरह से आपके पास ये वाला एंगल 45 डिग्रीज गिवन है, ऐसा ही है? यस सर। सो अगर वो एंगल 45 डिग्रीज है तो आपके पास ये एंगल भी, इसका मतलब है 45 ही आएगा, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये। यस सर। ठीक है, इसके अलावा ये टोटल एंगल 90 है, सो ये वाला एंगल भी आपके पास 45 आएगा। इट मींस कि ये येलो से मैं जो टोटल एंगल शो कर रहा हूं ये आपके पास 75 डिग्रीज हो जाएगा बिटवीन 200 पाउंड फोर्स एंड एफ, इजंट इट? यस सर। ओके, ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है? 180। 180। So it means कि ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना होगा? 180 माइनस 45 माइनस 75। सर 60 होगा सर। So this angle would comes out to be 60 degrees. ठीक है, ये एंगल सारे समझ आ गए हैं रेक को? यस सर। सर ये एक अब चीज समझ आई जो हमने फिगर पे बनाया ना एफ आर, सर हमें किस तरह पता कि वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस इस तरह होगा? क्वेश्चन पढ़ें जरा, लास्ट लाइन क्वेश्चन की। वो तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एफ आर इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कि सर वो उस वाई एक्सिस पे कंकरेंट है वो लाइन उसकी जो एफ आर है। इन दोनों का रिजल्टेंट उसने दिया हुआ है, एफ आर जो है इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट वो वाई एक्सिस के अलोंग लाई करता है। ठीक है सर। ठीक है, इसीलिए हमने उसको वाई एक्सिस के अलोंग बनाया, अदरवाइज अगर ये गिवन ना होता तो हम उसको वाई एक्सिस के अलोंग ना बनाते। ओके, नाउ ऑल द एंगल्स आर नोन टू यू एज पर दैट साइन लॉ। अगर आपको याद हो, साइन लॉ कहता है कि f ओवर साइन ऑफ 60 शुड बी इक्वल टू fr ओवर साइन ऑफ 75 शुड बी इक्वल टू 200 ओवर साइन ऑफ 45। ये साइन लॉ क्लियर है रेक को? Yes, sir. Okay, so once you solve it using the sine law, you can get the magnitude of f, which comes out to be 244.95 pounds. इसी तरह the magnitude of fr would comes out to be 273.21 pounds. इसमें हमें कोसाइन लॉ लगाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हमने साइन लॉ की मदद से ही ये दोनों मैग्नीट्यूड जो है वो डिटरमिन कर लिए हैं। कोई चीज, कोई एंगल जो आप इस एग्जाम्पल में पूछना चाहें, कोई क्यूरी हो आपकी?
Shall we move forward? अगली एग्जाम्पल को देखें. Yes, sir. चलें. Yes, sir. Yes. So moving on to our third and final example of today's lecture, which is problem 2-16. हमने examples कर ली हैं. अब हम exercise के problems एक आज करेंगे और एक जो है वो next lecture जो कि हमारा most likely next week होगा उसमें हम कर रहे होंगे. So starting with problem 2-16, आपके पास एक again screw आई है जिस पे दो forces आपको दिखाई गई हैं. One is a force F1 having a magnitude of 250 newtons at an angle of 30 degrees with respect to the u-axis. Then you have a second force of 150 newton F2 acting at an angle of 30 degrees with respect to that u-axis. You need to resolve F1 into its components. अब ये second type of problems है जिसमें आपको एक force दी गई है F1 और आपसे कहा जा रहा है इसके components बनाएं. F2 भी दी हुई है. Basically प्रॉब्लम 2-16 में F1 को हमने रिजॉल्व करना है और 2-17 में हमने F2 को रिजॉल्व करना है. तो हम यहाँ दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे U और V एक्सिस के अलोंग. सो वी नीड टू फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स F1 acting along U and V axis respectively. Moreover, we need to determine the magnitude of these components as well. So F1 को हमने रिजॉल्व करना है U axis और V axis के अलोंग which are not mutually perpendicular to each other. ठीक है. सवाल समझ गए हर एक? यस सर. जी सर. कोई आइडिया है हमने जो टॉपिक पढ़ा था किस तरह हम F1 के कंपोनेंट्स बनाते थे जब आपकी एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होती थी? तो उसके यू वो एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लगाएंगे और V एक्सिस के V के भी पैरेलल लगाएंगे. कहाँ से वो लाइन ड्रॉ करेंगे? सर F1 के हेड से. सर टिप F1 के हेड से. तो F1 के हेड से हमने दो लाइंस ड्रॉ करनी है. One line should be parallel to V, the other line should be parallel to U. So first of all, drawing a line from the head of F1 which is parallel to V axis, ये हमने लाइन येलो से ड्रॉ कर ली है. Secondly, drawing a line which is parallel to U axis, ये वो लाइन although parallel मुझसे बनते हुए parallel ड्रॉ नहीं हुई है. Let us rub it and draw it parallel again. So रब करके हमने अगेन इट इज नॉट दैट पैरेलल. सो हम थोड़ा सा उसको पैरेलल बना लेते हैं ताकि आपको जो है वो ये ज़्यादा बेहतर नजर आए. ओके, सो ये आपने दो लाइंस जो है वो ड्रॉ कर ली हैं, पैरेलल लाइंस. वन इज पैरेलल टू वी, द अदर वन इज पैरेलल टू यू. ओके, अब जो कंपोनेंट्स हैं वो हम किस तरह शो करते थे कि जहां ये लाइंस टच करती थी U और V एक्सिस को, तो ये आपके पास कंपोनेंट आ जाएगा विच इज F1U. सिमिलरली ये आपके पास कंपोनेंट आ जाएगा विच इज F1V. ऐसे ही है? यस सर. सो ओवरऑल अगर हम इस ट्राइंगल को थोड़ा सा यहाँ बना लें, हमारे पास ये फोर्स F1 है जो कि एक तरह से 250 न्यूटन की है. देन उसके जो दो कंपोनेंट्स हमने बनाए, वन इज द U कंपोनेंट जिसको हमने कहा था कि ये वाला कंपोनेंट है. सो दिस इज F1U. द अदर वन इज द V कंपोनेंट जो कि ये आपके पास आ रहा है F1V. यही ट्राइंगल बन रहा है. यस सर. ये एंगल हमें नोन है विच इज 30 डिग्रीज. जी सर. चलें, अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? कोई एक वॉलंटियर स्टूडेंट जो बता सके कि कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड हमें कैसे फाइंड करना है? तो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिजॉल्व कर देंगे. हाँ, हमें कोई एंगल्स पता है इस ट्राइंगल के? F1V और F1U के दरमियान कितना एंगल है? 90. सर हमें एंगल दिया हुआ है V और U के दरमियान 105 एंगल दिया हुआ है. 105. इट मींस कि मेरे पास ये वाला एंगल जो है वो 105 होगा. ऐसे ही है? यस. नो सर, नहीं सर 105. सर फिर तो आप साइन लॉ भी लगा सकते हैं इसमें. नहीं, सबसे पहले तो हम ये एंगल क्लैरिफाई करें ना, ये 105 होगा या कोई और होगा? 105 ही होगा. 105 यस सर, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं 105 ही होगा सर. जी. एक्चुअली है क्या Yes, कि आपको बेसिकली ये एंगल गिवन है विच इज 105. ऐसे ही है ये वाला जो फिगर में U और V एक्सिस के दरमियान ये वाला जो एंगल है, इट इज गिवन टू यू एज 105.
सो अब आप किसी भी पॉइंट पे इस पे जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस एंगल वुड बी 105 और उसके अगेन ऑल्टरनेट एंगल जो है वो ये वाला भी 105 ही होगा. सो द एंगल बिटवीन यू एंड वी एक्सिस इज गिवन टू यू एज 105. आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस सर. ठीक है. अच्छा, अब एक ट्राइंगल के दो एंगल्स आपको पता हैं. सो व्हाट शुड बी दिस थर्ड एंगल? सर सम इनका 180 डिग्री. सर 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें. 180 minus 30 plus 105 ऐसे ही है. So that comes out to be Yes, sir. 45 degrees. Okay, so once all these three angles are known to you, then you can apply this sine law जो कि 250 divided by sine of 105 should be equal to f1u divided by sine of 45 should be equal to f1v divided by sine of 30. ठीक है, साइन लॉ समझ आ गया यार एक को? जी सर. Yes, sir. So once you solve it using the sine law, f1v comes out to be 129.4 newtons and f1u would comes out to be 183.01 newton. So these are going to be the values of these components f1u and f1v. I hope के this thing is clear to all of you. कोई क्यूरी आपको किसी एंगल के हवाले से हो तो you can always ask now. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Okay. So now coming to although problem 2-17 हमने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन वो उसका स्टेटमेंट यही है कि you need to now resolve f2 as well along the u and v axis. So हमने f2 को भी u और v axis के along जो है वो रिजॉल्व करना है. ठीक है, कैसे करेंगे? सर उसके हेड से आप लाइंस ड्रॉ करेंगे. चलिए इसके हेड से लाइन ड्रॉ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हेड से मैंने v एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की. ये लाइन यहाँ आके कट कर रही है. ठीक है, इसी तरह मैं इससे लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल, तो ये मेरे पास पैरेललोग्राम बन गया. इनमें से कोई भी एक ट्राइंगल हम सॉल्व कर सकते हैं. बेसिकली आपके पास ये वाला जो वेक्टर है दिस वुड बी f1u और आपके पास ये वाला जो वेक्टर है दिस वुड बी f2u और f2v आ जाएगा आपके पास. ठीक है, अब ये ट्राइंगल सॉल्व कैसे करेंगे? एंगल्स बता सकते हैं कुछ आप? सर यहाँ पे इसका एंगल 75. ये एंगल आपको 30 गिवन है. सर हमें v और f2 के दरमियान एंगल पता है 105 minus 30. 105 30. अच्छा, तो वो कौन सा एंगल आपके पास 75 आएगा? सर बिटवीन Sir, f2 and 105 minus f3 के मिड. देखिए आपको जो सिचुएशन गिवन है ना, वो क्या सिचुएशन है कि आपके पास ये एंगल 105 है, ऐसे ही है. यस सर. तो एक लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्रीज होता है. 180 होता है. तो 105 जब माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा? 75. सो दिस एंगल इज 75. अब एक एंगल 75 है, दूसरा एंगल 30 है. तीसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे सर. 180 माइनस 75 माइनस 30 तो कितना बचेगा? वो भी इत्तेफाक से 75 ही बच रहे हैं. ठीक है, सो अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आपको मिल गए. नाउ यू कैन अप्लाई द जी. पूछें सर 75 कैसे आया था? कौन सा वाला? नीचे वाला 75 या ऊपर वाला 75? नीचे वाला. देखें, अगर आप इस फिगर को यहाँ गौर से देखें, ये आपके पास सिचुएशन बन रही है. ये एंगल 105 गिवन है आपको, ऐसे ही है. ऐसा ही है सर. तो ये एंगल कितना बचेगा? इसमें से माइनस कर देंगे 30. ठीक है सर, समझ आ गई. समझ आ गई है? नहीं 30 नहीं, 180 में से 105 माइनस कर दूंगा तो ये एंगल मेरे पास 75 बचेगा. तो वहां उसी तरह आपको ये एंगल 75 मिल रहा है. ठीक है. चलें, एनी अदर क्वेश्चन? रिजॉल्व कर लेंगे बाकी साइन लॉ से.